स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज हम लोग फर्स्ट ऐड को ही क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज देखने जा रहे हैं, जो कि इससे पहले हम लोगों ने इस टॉपिक का लगभग 3 लेक्चर किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगभग 50 के अराउंड क्वेश्चन किए हुए हैं और इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग आज करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो और इस जो क्लास होंगे, आज का जो क्लास होंगे, इसमें हम लोग जहाँ पर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेंगे थ्योरी का वहीं पर बताएंगे। नहीं तो ऐसे में हम लोगों का क्वेश्चन कम हो पाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने आपको 2 क्लास में थ्योरी बता दिए थे। तो इसलिए जहाँ पर क्वेश्चन में ज़रूरत होंगे वहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हुए बताते हुए चलेंगे, वही आप लोगों के लिए बेहतर भी होंगे और ज़्यादा क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो जो भी क्लास अभी पिछला क्लास नहीं कर पाए हैं या जिसके पास भी ये नोट्स नहीं मिला है, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके क्लास में जुड़ जाइए। क्लास में जैसे ही जुड़ते हैं आपको सारा छूटा हुआ क्लास भी मिल जाएगा और उसके बाद आपको सारा नोट्स तो उसी समय मिल जाते हैं। डेली आपको क्लासेज मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होते चलेंगे और आप इस बार रिजल्ट ज़रूर लाइएगा, क्योंकि आप सबको जॉब की ज़रूरत होती है। तो जिसको भी अपने जॉब के प्रति थोड़ा भी जागरूकता है, हमें ज़रूरत है जॉब का, तो वो लोग अपनी तैयारी में लग जाइए और अच्छे ढंग से तैयारी करिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक सहायता के सिद्धांत नहीं है। इसमें से कौन प्राथमिक सहायता का सिद्धांत नहीं है? पहला है रक्त नियंत्रण, तो ये तो होना चाहिए। प्राथमिक सहायता जैसे हम लोग दमा और जो भी जैसे रक्त निकलते थे और हड्डी या गिर जाने पर चोट लगते थे, इस तरीके से बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन पिछली 3 क्लास में किए थे। तो वहाँ पर हम लोग जाने थे किस तरीके से उसका सहायता करना है, कैसे प्राथमिक सहायता देनी है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें से कौन प्राथमिक सिद्धांत नहीं है। उसका थ्योरी भी हमने आपको बता रखे हैं। पहला है रक्त का नियंत्रण, ये तो आएंगे। दूसरा है शोषण प्रक्रिया बंद करना। तीसरा है सही जानकारी देना। चौथा है क्या? परिवहन सुविधा। तो ये सब क्या है कि मतलब कि आपको प्राथमिकता सिद्धांत में आएंगे इसको छोड़कर, क्योंकि शोषण प्रक्रिया बंद कर देंगे तो अगर व्यक्ति है या कोई जंतु है तो वो मर जाएगा। उसी समय शोषण प्रक्रिया जब बंद हो जाता है तो किसी भी जंतु का डेड हो जाता है। तो ये सब उसके प्राथमिकता सिद्धांत में नहीं आएंगे। प्राथमिकता सिद्धांत में ये भी आएगा रक्त का नियंत्रण, उसके बाद सही जानकारी भी दीजिएगा, परिवहन सुविधा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ताकि उसको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने के लिए आप वहाँ तक पहुँचा सके। तो इस तरीके से आपको ये सब इसके सिद्धांत में आएंगे ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर, और यही आपको खोजना था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है प्राथमिक सहायता का महत्व है। प्राथमिक सहायता का महत्व क्या है? व्यक्ति की जान बचाना या दर्द को बढ़ाना या स्वास्थ्य बिगाड़ना या उपयुक्त सभी। कह रहा है प्राथमिक सहायता का सिद्धांत है। इनमें से कौन प्राथमिक सहायता का सिद्धांत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर आपको सरकारी ऑप्शन दिख रहा है और उपयुक्त सभी, तो ये नहीं कि जहाँ पर भी सरकारी चीज़ें आती है वहाँ पर हम टूट पड़ते हैं, मतलब कि ये यही आंसर हो जाएगा। नहीं होगा, इसमें खोजिए, देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड ऑप्शन ही ऐसे ही गलत है। दर्द को बढ़ाना मतलब कि बढ़ाना, प्राथमिक आप सहायता कर रहे हैं तो उसमें दर्द को बढ़ाइएगा थोड़ी, उसको कम करने का ना प्रयास करिएगा। स्वास्थ्य को बिगाड़ना भी नहीं आएगा, तो ये दोनों नहीं होगा, तो ये हो जाएगा मतलब कि व्यक्ति की जान बचाना प्राथमिक सहायता का महत्व है। ठीक है, प्राथमिक सहायता का फर्स्ट जो महत्व क्या है, यही है व्यक्ति की जान बचाना। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, इस समय तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ही नहीं, आगे कुछ क्वेश्चन है वहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेंगे, वहाँ पर डिटेल्स में हम लोग चर्चा भी करेंगे और डिटेल्स में जानेंगे भी। कह रहा है कि प्राथमिक सहायता के उद्देश्य है। इसमें से कौन प्राथमिक सहायता का उद्देश्य है? जीवन को बचाना, कष्टों से राहत, स्वास्थ्य में सुधार या उपयुक्त सभी थे। इसका आपको सरकारी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, तीनों ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, मतलब कि प्राथमिक सहायता का उद्देश्य में क्या आएगा? जीवन को बचाना भी आएगा, कष्टों से राहत भी दिलाना आएगा, स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास करना या स्वास्थ्य में सुधार, ये भी उसमें आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑल ऑफ दीज मतलब उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक सहायता किन किन से उपकरण होते हैं, मतलब कि किस उपकरण से प्राथमिक सहायता मतलब उससे रिलेटेड है, किससे प्राथमिक सहायता में उपकरण का उपयोग किया जाता है। कहने का ये मतलब है, जैसे पहला है क्या, थर्मामीटर, सॉरी हाँ थर्मामीटर ही है। उसके बाद है एस्फेग्नोमीटर, ये भी काम आता है। थर्मामीटर भी टेम्परेचर मापते हैं ना, बुखार वाला। स्टेथोस्कोप जो दिल की धड़कन को मापते हैं, तो ये भी मतलब क्या है, उपकरण है। प्राथमिक सहायता मतलब कि अगर दिल उपचार करना है तो उसमें क्या स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना, तो प्राथमिक उपचार में भी आता है ये। तो उपयुक्त सभी इसका भी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है, मतलब कि प्राथमिक सहायता के उपकरण में ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खुला घाव का हिस्सा है, इसमें से नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन खुला घाव का हिस्सा है। पहला है चीरा दाग, घाद, या गुमचोर घाव, या गुप्त जो घाव होता है वो, या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, तो ये चीरा जो घाद होता है ये क्या होता है, तो ये खुला घाद मतलब घाव का हिस्सा होता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या कह रहा है। कह रहा है कि बंद घाव का हिस्सा है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन बंद घाव का हिस्सा है। क्षतिवेक्ष घाव जो होते हैं वो, या छिद्र घाव, छिद्र वाला जिसमें छिद्र हो जाता है वो, या गुमचोर घाव, या उपयुक्त सभी। तो गुमचोर घाव क्या है, बंद घाव का मतलब क्या, गुमचोर मतलब चोरी मतलब क्या, चोरी छुपे करते हैं ना, मतलब कि छुपे छुपे, तो वही मतलब क्या है, मतलब चोर, मतलब इसमें नाम से ही क्लियर है कि बंद घाव रहेगा तो उसको हम लोग गुमचोर घाव भी कहते हैं, मतलब गुमचोर का हिस्सा ही बंद घाव आते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आँख में जो ब्रह्म वस्तु प्रवेश करने के चिन्ह एवं लक्षण क्या है। पहला है आँख में पानी गिराना, दूसरा है आँख लाल होना, तीसरा है आँख में दर्द होना, या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, ये सभी उसके लक्षण एवं चिन्ह है। आँख में पानी गिरना, या आँख लाल होना, आँख में दर्द होना, ये सभी आँखों में जो ब्रह्म वस्तु प्रवेश करने का क्या है, चिन्ह और लक्षण है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें आप लोग परेशान नहीं होइएगा। हमको लगता है कि 1 से 2 क्लास और चलेंगे, 1 या 2, उसके बाद ये टॉपिक आप लोगों का पूरा हो जाएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब कि देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन भी कम आते हैं इस टॉपिक से। फिर हम लोग होगा तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि उसका क्वेश्चन अभी बाकी है करवाना, बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें, तो उसको भी करवाएंगे। अगला है कि जलने की श्रेणी है, क्या है, तो जलने की इनमें से कौन श्रेणी है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय या तृतीय, यहाँ पर द्वितीय लिख लीजिएगा, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, या उपयुक्त सभी। तो जलने की जो श्रेणी है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों श्रेणी में उसको रखा गया, मतलब कि तीनों श्रेणी उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जलने के कारण क्या होता है, सूखी ऊष्मा, या रासायनिक विद्युत, या उपयुक्त सभी। मतलब कि जलने के कारण क्या उत्पन्न होता है या क्या मिलते हैं हमें। तो जलने से क्या मिलते हैं, सूखी ऊष्मा भी मिलते हैं, उसमें हीट मिलता है ना, जब कोई चीज़ जलाते हैं तो हीट मिलता है। रासायनिक भी उत्पन्न होते हैं, और क्या होते हैं, विद्युतीय ताप कह सकते हैं, मतलब कि जैसे विद्युत तो इससे मिलता ही है, जैसे कोयला से विद्युत उत्पादन करते हैं ना, जैसे कोयला से हो गया, पानी से भी विद्युत उत्पादन होता है। तो विद्युत भी कोई चीज़ के जलने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन को हम एक्सप्लेन कर दिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि उदर का जलना किन प्रतिशत माना जाता है। मतलब कि उदर जानते हैं ना, जिसको आप लोग पेट भी बोलते हैं। तो पेट जो होते हैं उसका जलना उदर उसी को कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना लंबोदर, जैसे गणपति गणेश जी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लंबोदर, मतलब जिसका लंबा है उदर, मतलब पेट जिसका लंबा है। तो उदर मतलब होता है पेट। तो उदर का जलना किन प्रतिशत में माना जाता है? 9, 12, 15 या 18%। तो उदर का जलना माना जाता है 9%। कितना? 9%। अगर पेट उदर जला है तो उसको 9% माना जाएगा कि 9% जला हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है, क्या है कि हाथ का जलना कितना प्रतिशत माना जाता है। तो अभी हम लोग देखें कि उदर का जलना 9% और हाथ का जलना कितना माना जाता है, तो 12% माना जाता है। मतलब कि 12% है जिसको माने जाते हैं। और जलने के लक्षण क्या है? जलने का लक्षण इसमें से पूछ रहे हैं। लाल त्वचा, फफोले, सूजन या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? मतलब कि जलने का जो लक्षण है वो क्या हो जाता है? त्वचा लाल, मतलब कि लाल त्वचा जलने का एक क्या लक्षण है। अगला हम लोग देखते हैं, खोपड़ी में अस्थि मतलब जानते हैं ना आप लोग, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोन भी कहते हैं। बोन को हिंदी में अस्थि कहते हैं। और उपास्थि किसको कहते हैं? तो कार्टिलेज होते हैं उसको उपास्थि कहते हैं। जैसे कान के भाग में जो आपका होता है ना, जिसमें मतलब कि हड्डी जैसे ही रहते हैं लेकिन वो मतलब कि पूर्ण हड्डी नहीं रहता है, तो वो उसको उपास्थि कह सकते हैं। या कहीं जोर रहता है वहाँ पर उपास्थि होता है। हड्डी तो आप लोग जानते हैं, अस्थि बोन तो आप लोग जानते ही, अच्छे तरीके से जानते हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन आया है तो आप ये भी बता सकते हैं कि अस्थि किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्योंकि ये अधिक कठोर होता है। आपको पता है ना कि मतलब कि अधिक कठोर, शरीर के कठोर भागों में ये आते हैं। सबसे कठोर तो इनामेल होता है शरीर का, जो दांत वाले जो वल्लभ भाग होते हैं इनामेल, वो शरीर का सबसे कठोर भाग है। लेकिन हड्डी भी कुछ कम नहीं है, हड्डी भी कठोर है हमारे शरीर में, उसी की वजह से हम लोग चल फिर पाते हैं। तो ये इसमें मतलब कि क्या चीज़ रहता है, क्या चीज़ से मिलकर बना रहता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है, CaCO3, और इसमें मिला रहता है क्या चीज़? कैल्शियम फॉस्फेट, PaSO4। मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर अस्थि बनते हैं, मतलब हड्डी का निर्माण होता है। इसलिए जब हड्डी टूटता है, चोट लगते हैं, तो उस समय डॉक्टर कैल्शियम की गोटी सजेस्ट करते हैं, लिखते हैं। और हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डी में भी प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओसीन प्रोटीन। क्या कहते हैं? ओसीन प्रोटीन हड्डी में पाए जाते हैं। लेकिन ये सब नहीं है, हमको जितना था वो बता दिया। यहाँ पर पूछ रहा है कि खोपड़ी में अस्थि होती है, खोपड़ी में कितना हड्डी होते हैं, कितना हड्डी या मतलब कि अस्थि दिया है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा? तो 29 आप मतलब कि इसमें हड्डी होते हैं, 29 होते हैं, सब मिलाकर होते हैं। जिसमें कि जैसे खोपड़ी, इसमें और भी आते हैं, जैसे कि खोपड़ी के अंतर्गत 22 रख लेते हैं, हाइड 1, इस तरीके से सारा मतलब कि काउंट करके कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपके जो हेड है, सिर है, उसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? यहाँ पर खोपड़ी की जगह पर हेड भी हो सकते हैं, हेड। तो मतलब इसमें आपका कितना हड्डी होते हैं? तो 29 होता है। ज़्यादा मत मार दीजिएगा कि 62 है तो 62 होंगे, 29 ही होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाथों में अस्थि होती है, हाथ में कितना होता है? हम लोग ये तो देख लिए कि हेड में जो सिर होता है, मतलब कि खोपड़ी होती है, उसमें 29 होते हैं। और उसके बाद यदि हम बात करें तो हाथों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो हाथ में आप लोग देखे होंगे कि एक हाथ की हम बात करें तो एक हाथ में आपको 30 हड्डी होते हैं। कितना होता है? 30 हड्डी होते हैं।
जैसे अगर हम हाथ की फिगर बनाए उतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा। सॉरी, रुक जाइए, एक बार हम यहाँ से थोड़ा सा प्रयास करते हैं आपको अच्छा से। तो पैर बन गया क्या? थोड़ा कम मोड़ना था ना। इस तरीके से आप मान सकते हैं। उतना अच्छा फिगर नहीं बन पा रहा है। तो मतलब कि क्या होता है कि यहाँ से यहाँ एक बड़ा वाला हड्डी होती है जो आपके कंधों से जुड़ा रहता है। यहाँ से दो हड्डी रहती है, विभक्त होती है, तो दो यहाँ पर मान लीजिए, मतलब होता है। तो तीन हो गया आपको यहाँ पर, बाद बाकी आपको हथेली में होते हैं। यहाँ पर जो होते हैं मतलब कि जिसको तलहथी आप लोग बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारा हड्डी होते हैं। तो कितना होते हैं? तो वहाँ पर 8 हड्डी होते हैं टोटल। उसके बाद उसको कलाई बोलते हैं। कलाई पर 8 हड्डी होते हैं। हथेली में कुल 5 हड्डी होते हैं। उसके बाद उंगली फिंगर में जाइएगा तो वहाँ 14 हड्डी होते हैं। तो टोटल मिलाकर आपको कितना हो जाएगा? तो टोटल मिलाकर आपको यहाँ पर आपको 30 दिया ही नहीं है ऑप्शन में, ठीक ना। हाथों दे दिया है, ठीक ना। यहाँ पर कितना दे दिया है? हाथों दे दिया है, मतलब दोनों हाथ का पूछ रहा है। तो एक हाथ में आपको 30 होता है, तो दोनों हाथ मिलाकर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहाँ पर 62 दे दिया है, 60 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नहीं सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला है कि मानव शरीर में कुल जो अस्थियां होती है वो कितना होती है? तो ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि मानव शरीर में कुल अस्थियों की जो संख्या होती है, मतलब हड्डी की संख्या कितनी होती है। तो ये आपको 206 होते हैं, लेकिन अभी हम लोग अभी जिस पीरियड में हैं वयस्क अवस्था में, तो अभी 2 से 6 होगा। बाल्य अवस्था में यही 300 के अप्रॉक्स होता है। कितना? 270 से लेकर और 310 के आसपास में बाल्य अवस्था में होता है। और धीरे धीरे जाकर ये मतलब ये आपको जन्म के समय में होता है 270 से 310 के बीच में। बाल्य अवस्था में कितना होता है? तो बाल्य अवस्था में 208 होता है, जो बाकी बाद में जाकर ये दो और जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं। इसके बाद 2 से 6 हो जाते हैं वयस्क अवस्था आते आते। अब आप पूछिएगा कि सर बुढ़ापा में कितना रहता है, तो अब जब आपका हड्डी बन गया है 206 हो गया है तो उतना ही रहेगा। अगर टूटे फूटे नहीं, अपने शरीर का आप ख्याल रखें, सुरक्षित रखें, तो उतना ही हड्डी सुरक्षित रहेगा आपके पास, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निचला हम लोग देखते हैं, सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि निचले भुजा की अस्थि है, भुजा के जो निचले अस्थि होती है उसका नाम पूछ रहा है आपसे कि उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है क्या? तो उसको पेटेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेटेला। भुजा की जो अस्थि होती है, निचले भुजा की अस्थि, तो उसको मतलब पेटेला, रेडियन, अल्ना, उसके बाद दिया है संक्रम, ये तो कोई है नाम नहीं। तो यहाँ पर यदि हम देखें, मतलब कि आपसे जैसे क्या ये, मगर अगर हम हाथ की अगर जो फिगर है वो बनाए, अगर यहाँ पर आपका जो कोहनी आप लोग बोलते होंगे, तो वो अगर रखे तो इससे ऊपर एक हड्डी होती है जो आपके कंधों से जुड़ रहती है। यहाँ पर दो रहती है। एक ऊपर वाले को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और नीचे वाले को बोलते हैं अल्ना। यही आपसे पूछ रहा है कि नीचे वाले को क्या कहा जाता है, तो उसको अल्ना कहा जाता है, ठीक है। मतलब आपके हाथ में जैसे कि कोहनी से ऊपर देखते होंगे तो एक ही हड्डी होती है जो आपके कंधों से जुड़ा है। कोहनी से नीचे जो फिंगर है उसे हथेली से ऊपर तक, इसमें दो हड्डी होती हैं, जो कि एक ऊपर वाले को ऊपर वाले जो हड्डी होते हैं उसको रेडियस और नीचे वाले को अल्ना बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊपर भुजा की अस्थि को क्या कहा जाता है?
तो ऊपर वाले अस्थि को क्या कहा जाता है, ये आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, इसको कल हम लोग कर लेंगे, देख लेंगे इससे आगे का। तो फिलहाल हम लोग जो इससे आगे के क्वेश्चन होंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इन सबको हम लोग कल करेंगे और इसके बारे में भी जो भी डिटेल्स होंगे वो आपको बताते हुए क्वेश्चन में ही चलेंगे, जिससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। तो और जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। डेली आपको क्लासेस मिलेंगे और जैसे क्लास में जुड़ते हैं, जैसे आप क्लास में इनरोल होते हैं, उसी समय आपको नोट्स मिल जाएगा और आपकी तैयारी बेहतर होते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। और आप लोग जो भी पढ़ाते हैं उसको रिवाइज करते हुए चलिए, क्योंकि आपको नोट्स पहले से मिल चुका हुआ है। और आपका जो डाउट रहते हैं, जैसे कि उसमें हम आपको एक्सप्लेन भी कर ही देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का और भी आगे का इन्फॉर्मेशन और क्लासेज आपको मिलते रहेंगे।